देखिए तो एक आध को कोई लाइव हुआ जे कर तो दिए। ये फॉर्मूला आप लोग अभी भूलना नहीं है। सी बराबर, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। न्यू को 1/T भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ रहे थे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। विबग्योर है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, उधर एक्सरे और गामा रेज। इधर वेवलेंथ इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। इसका वेवलेंथ अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। आपके याद रखने के लिए, आपके याद रखने के लिए एग्जैक्ट 3600 से 7200 होता है। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा थोड़ा, है ना। एग्जैक्ट 3600 से 7200 एंगस्ट्रम, लेकिन 4000 से 8000 एक रफ फिगर है जो आपके दिमाग में अट सकता है ना। तो विव की और विजिबल रीजन का वेवलेंथ कितना? 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। लिख लीजिए वहीं बगल में जहां लिखे हैं। आज पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत समझना है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। देखो इसमें क्या समझना है। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, मान लो एक वो बल्ब बना देते, ठीक है, बल्ब बना दे, सोर्स ऑफ लाइट, इससे रेडिएशंस निकलता है। प्लैंक साहब कहते हैं जो रेडिएशन निकलता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। पढ़ा होगा वेव क्या होता है, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, पार्टिकल का वाइब्रेशन। अब देखिए यहां से जो एनर्जी निकला ये वेव पार्टिकल बनाएगा। इसको क्या कर दिया ना कि ये वाइब्रेट कर दिया। पार्टिकल, वेव पार्टिकल को क्या कर दिया? वाइब्रेट कर दिया। और ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेगा। पार्टिकल मीन पोजीशन पे क्या करते रहेगा? वाइब्रेट करता है। यही ना वेव बनाता है। जैसे जैसे इसकी एनर्जी घटते जाएगी इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड घटेगा। एक ही बल्ब से पूरा दुनिया रोशन नहीं होगा। हो जाएगा क्या? एक बल्ब है, अब जितना दूर तक एनर्जी रेडिएट कर पाएगा उतना ही दूर तक इस वेव वाइब्रेट कर पाएगा, यानी पार्टिकल वाइब्रेट कर पाएगा। तो प्लैंक साहब कहते हैं कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज discontinuous in the form of packets of energy. Each packet of energy, each packet of energy is called as, each packet of energy called as photon या quantum. Each packet of energy called as photon और quantum. पहला पॉइंट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। ये वेव का एम्पलीट्यूड बना हुआ है जो कि धीरे धीरे घटता चला जाएगा, है ना। चूंकि एनर्जी उसकी घटेगी तो एनर्जी
कम रेडिएशन में जाएगा तो वेव का पार्टिकल के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड घटेगा एंड अल्टीमेट डिमिनिश्ड हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल रोशनी थोड़ा थोड़ा ही पहुंच पाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which radiated from any source of light is not continuous while it is discontinuous, है ना, while it is discontinuous in the form of packets, in the form of packets of energy. Each packet of energy, each packet of energy known as क्या? क्वांटम और फोटोन। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच रेडिएटेड फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के बजाय और एक बात लिख सकते हो एनर्जी, इज नॉट कंटिन्यूअस व्हाइल इट इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहां पर जोड़ दो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, जानबूझ के सब वर्ड छोड़ के ऊपर लिखवा रहे हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, है ना। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन या क्वांटम। इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलेंगे या फिर इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटम बोलेंगे। दैट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। लिखिए इसका क्या है। लिखे
लिखे? Electromagnetic wave which radiated from any source of light is not continuous while it is discontinuous in the form of discrete packets of energy, each packets of energy called as quantum. थोड़ा सा विजिबल करते हैं आपको। इस रूम में कोई पार्टिकल तो नहीं दिख रहा है, आप जहां रहते हो वहां भी नहीं दिखता है, लेकिन याद कीजिए कभी गांव घर में रूम में एक होल होता है, छेद, हाँ, उससे जब लाइट आता है रूम के अंदर, जब लाइट आता है तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स आप उड़ता हुआ देखते होंगे। तो जब लाइट नहीं आता है तो उड़ नहीं रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल नहीं है, ऐसा है क्या? वो आपके नेकेड आई से दिखता नहीं है। यहां भी कहने का मतलब उसी सेंस से लगाइए कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा जो वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये रेडिएट क्या करेगा, तो एनर्जी, इसीलिए वेव को हम लोग एनर्जी ही कहते हैं। वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी ट्रांसफर्ड हो गया ये पार्टिकल को, तो पार्टिकल डिस्प्लेस कर सकता था या पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है। जब पार्टिकल डिस्प्लेस करता है तो उसको रेस्ट एंड मोशन फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, एनर्जी दे करके किसी बॉडी को धक्का देकर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने मीन पोजीशन पे ये वाइब्रेट करता है तो ये बनाता है वेव, ठीक है। और हर पार्टिकल, हर वेव का जो पार्टिकल है उसी पार्टिकल का नाम है क्वांटम या फोटोन। क्लियर है? बस इतनी ही बात से समझना है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, ट्यूब लाइट, तो ये रेडिएट कर रहा है क्या? फोटोन्स, ये समझ, एनर्जी रेडिएट कर रहा है और यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसको ये वाइब्रेट करा रहा है, ठीक है। दैट इज, जो पार्टिकल वाइब्रेशन में है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोटोन। बड़े ना, तुम झोला उठा लिया है, भागेगा क्या? नहीं लग रहा है, ठीक। अब देखो फोटोन कहने के बाद एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और क्वांटम is directly proportional to the frequency of electromagnetic wave. Energy of each photon or quantum is directly proportional to frequency of electromagnetic wave. सुनना क्या बात है, सुनना पहले, समझना। ये जो पार्टिकल था ये वाइब्रेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर यूनिट। तो जितना बार ये वाइब्रेट करेगा अपने मीन पोजीशन पे, एनर्जी तो उसी पे डिपेंड करता है। नहीं, कोई 20 वाट का बल्ब, कोई 40 वाट का बल्ब, कोई 100 वाट का बल्ब, क्या समझते हैं इस वाट से? 100 वाट का बल्ब, वो लाल वाला बल्ब है ना, यहां पर लिखा रहता है ना जी 100 वाट, नीचे लिखा रहता है 220 वोल्ट। इस 100 वाट से क्या समझते हैं आप? 100 जूल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, 100 जूल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। यदि कोई 40 वाट का है मतलब 40 जूल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो यदि एनर्जी ज्यादा होगा तो इसके वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। पिछले दिन बताए थे, नाम लिए थे हीरो का, अल्लू अर्जुन, टाइगर श्रॉफ, पवन सिंह, ये सब में डिफरेंसेस है फ्रीक्वेंसी का, है ना, कितना घूसा पर सेकंड मार देता है ना एनर्जी। तो वही बात तो कह रहा है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of electromagnetic wave.
यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी बराबर लिखने के लिए एक कांस्टेंट डालना है। नया कांस्टेंट आया है जिसको एच कहते हैं, इनटू न्यू, वेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। वेयर एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू होता है फिक्स्ड, कितना? अरे वाह, तुम लोग जानते हैं, -34 जूल सेकेंड। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, जैसे एवोगाड्रो नंबर याद किए थे ना, उसी तरह से इस चैप्टर में इसको याद रखना है। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। और सुनिएगा, एक लाइन तो और है ही है, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अब यदि यदि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 100 फोटॉन्स या 1 लाख फोटॉन्स निकल रहा है, तो एक फोटोन का एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होगी? तो कहते सर जितना फोटोन निकलेगा उसको गुना कर देंगे इसमें। जैसे 100 फोटोन निकला तो एच न्यू गुना 100 करेंगे या नहीं करेंगे? तो इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट n number of photon, then energy of electromagnetic wave is, एनर्जी बराबर क्या लिख देंगे? NH न्यू, NH न्यू, वेयर n बराबर नंबर ऑफ फोटोन, h तो प्लैंक कांस्टेंट है ही है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ई क्या लिखे हैं? एनर्जी। किसका एनर्जी? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बना है? फोटोन से, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देते हैं, क्योंकि एक फोटोन का एनर्जी बनाए थे, और यहां पर ई बराबर लिख देते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चूंकि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में n नंबर ऑफ फोटोन है ना, और यहां पर एक फोटोन है। ठीक है, दोनों समझ जाइए। क्या दिक्कत है तो बताइए ना, हम हैं। क्या पंडित जी, ऐसे नहीं करिए, हम सामने में हैं, आप दूसरे को देखिएगा। नाम उसका भयानक वाला है, अर्जुन पंडित, सूरज पंडित। अब थोड़ा डेली आइए, डेली डेली आना चाहिए कोचिंग में। पहले जो हो गया सो हो गया, है ना। हम लोग रहते हैं MWF में, आप खाली WW में रहिएगा।
हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, एच न्यू, है ना। एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी। खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही नहीं, है ना। आप जहां भी जो चीज काम में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो आप कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा है ना। जैसे कोई बच्चा को दौड़ लगाना है तो एक गोल चक्कर घूमना है, कोई 2 मिनट में दौड़ के पूरा कर ले रहा है, कोई 6 मिनट में पूरा कर रहा है, कोई 10 मिनट में पूरा कर रहा है, तो उससे आप क्या समझते हैं, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत एनर्जी है उसको। फ्रीक्वेंसी जितना बार होगा उतना उसके पास एनर्जी होगा। सब जगह पे यही होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, एच, एच बराबर प्लैंक कांस्टेंट। यदि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1,00,000 फोटोन है तो एच न्यू को 1,00,000 से गुना कर देंगे। वही लिखें, n नंबर ऑफ फोटोन देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बराबर एन एच न्यू। ठीक है। अब थोड़ा सा प्लैंक कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। बड़े, नो सर, पंडित जी मोबाइल देख रहे थे, बगल वाला उसको देख रहे थे। लिखो, हो गया होगा। बड़े, ये सब लिख दीजिएगा। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का वैल्यू तो जानते ही हैं कि जो बदले नहीं उसी को कांस्टेंट कहते हैं। एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला लिखें, एच न्यू। एच बराबर क्या लिखेंगे, ई बाई न्यू। और आपको याद होगा न्यू बराबर पड़े हैं 1/T, 1/T। तो H बराबर क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, न्यू के जगह पे 1/T, तो टी चल गया ना ऊपर जी। सोचने वाला जैसा कुछ है क्या, एनर्जी गुना टाइम पीरियड, क्या दिक्कत है। यूनिट बनाना था हमको, यूनिट क्या बनेगा, एनर्जी का जूल और टाइम का सेकंड। तो जूल इंटू सेकंड लिखे थे ना, लिखे थे ना जी। 6.626 इंटू 10⁻³ -34, यानी एनर्जी गुना टाइम बराबर प्लैंक कांस्टेंट। तो एनर्जी गुना टाइम बराबर क्या निकल के आ रहा है जरा बताओ, कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, E1T1 बराबर E2T2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, टी क्या है जहां पे, टाइम पीरियड, है ना। लिखो, कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी of electromagnetic wave and the time period known as Planck constant। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, तो एनर्जी और टाइम पीरियड का गुना है।
E1 T1 बराबर E2 T2। डायमेंशन भी पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो H का डायमेंशन क्या है ये पता करना है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? और डायमेंशन से निकलेगा फंडामेंटल यूनिट। वो बताएगा डायमेंशन हमको। तुम्हारे लिए स्पेशल फोन आया कि उसको कुछ पूछते हैं सर, लोग पूछे डायमेंशन बताओ। नहीं पढ़ा है? अरे वाह, बता दिया देखो। ml2 T-1। हाँ -1 ही ना। बहुत भारी नहीं रहता है कुछ होने की नहीं पढ़े हैं, सब पढ़ कोई पढ़ाएगा तभी ये पढ़िएगा। कुछ बात अपनों जो है ना वो जान लेना होता है। एनर्जी वर्क डन डायमेंशन होता है ml² T-2 और टाइम का गुना है तो T गुना कर दिए तो ml² T-1। कौन भारी बात है, कलम लग जाएगा इसमें। पढ़ना तो पड़ेगा पंडित जी। मुस्कुराते हैं। देखो हम डायमेंशन निकालना सिखाते हैं अभी तुरंत। हमारे लिए टॉपिक नहीं है, हम बस पूछना ही चाहते थे, लेकिन सिखाने में भी कुछ बहुत भारी टाइम लगेगा ऐसा नहीं। हो सकता है हल्के मूड में सीख जाओ। कभी कभी होता है कि हल्के मूड से जो बताया गया बात है आदमी सीख जाता है, उसी सीखने के हिसाब से सीखना। ठीक है, बदलें। डायमेंशन ऑफ एच, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन यदि आपको निकालना है तो उसके फॉर्मूला पे ही ध्यान दीजिए। तो H बराबर हम लोग पढ़े हैं एनर्जी गुना टाइम। देखते रहना, कुछ से कुछ करेंगे। एनर्जी बराबर क्या कहते हैं, वर्क डन होता है या नहीं होता? डायमेंशनली तो इक्वल ही है। तो H बराबर क्या लिख दें, वर्क डन गुना वर्क डन बराबर पढ़ा है नोमा में F×S। ठीक है, F×S, Fs cos थीटा पढ़ेगा अब, और क्या कर लेगा ज्यादा। पहले से पढ़ा है F×S, अब पढ़ेगा Fs cos थीटा। तो H बराबर क्या लिख दें, F×S इंटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है S। नहीं जानना तो पूछना हमसे, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू फोर्स बराबर मास इंटू, तो H बराबर मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। H बराबर मास तो फंडामेंटल हो गया, अब उसमें क्या चेंज करना है। एक्सलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सलरेशन बराबर क्या होता है, डायमेंशनली लिखना है हमको, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। तो अब बताओ क्या लिख दें, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो H बराबर मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटू टाइम।
इनटू फिर से डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अब और तो कुछ है नहीं कि सॉल्व होगा यार। मास हो गया, एगो टी से एगो टी कट गया, तो m इंटू एस स्क्वायर और t माइनस 1। तो m का तो मास का मास ही लिखाता है, ये डिस्प्लेसमेंट का l लिखाता है, l स्क्वायर हो गया, t माइनस, निकल गया डमिंग से। कौन भारी बात है, किसी भी क्वांटिटी को ऐसे ही तोड़ देना है और उसका डायमेंशन निकाल देना है, यदि आपको याद नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो और जल्दी आप कर लें, इसलिए आपको जो है ना एक वो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट याद रखते हैं। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है ना, बस यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस 1 ना। हाँ, ये बर का, ये फोर्स का हमको निकालना था। ठीक है, ठीक है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है ना फोर्स, तो फोर्स का बताओ ना। फोर्स बराबर, अब इतना कंफ्यूजन हो ही गया तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो मास है, एस का एल लिखेंगे और टाइम दो को नीचे है, एम एल टी माइनस 2। कुछ याद भी तो रखना चाहिए, लो उसको याद रख लेना, निकलने के लिए निकल जाएगा। ठीक है, एक और बात बता देते हैं, फंडामेंटल यूनिट पूछा जाता है तो फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन निकाल के ही बताया जाता है। डायमेंशन देखो, एम से क्या लिखोगे केजी, लेंथ से क्या लिखोगे और टाइम से क्या लिखोगे, सेकेंड माइनस 1। इट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एच, प्लैंक कांस्टेंट। लिख दो। एस बराबर डिस्प्लेसमेंट, और कोई चीज चाहिए जी, किसी और चीज का मतलब चाहिए, बोलो वो नहीं करेगा, सब शर्माता है। एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी, t टाइम, अभी कौन था, अच्छा तुम क्या सोच रहा है, पूरा डीपीपी बना देगा हैं?
बना लिया। देखते हैं, कुछ बताएंगे हम। क्वेश्चन है, तंग कर रहा है तुमको कि कैसे बनेगा, दिखाओ। क्या नंबर है दिखाओ ना, रोनक तुम्हारा हाथ लंबा है, तुम तो पहुंचा भी सकते हो। इस सब में फ्रीक्वेंसी दिखना चाहिए बच्चों को, एनर्जी दिखना चाहिए। क्या दिक्कत है, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। शुरुआत करने दो, उसके बाद बड़े एक क्वेश्चन देते हैं जो अभी तक 30-40 बार आ चुका है। कई बार, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशन ऑफ एच। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट। पहला वर्क, दूसरा टॉर्क, तीसरा मोमेंटम, और चौथा एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन भी यही सब रहता है ना। और ये 30-40 टाइम डिफरेंट एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, एक दो बार ना, 30-40 बार। मतलब लगता है वो फेवरेट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स का। पहले स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता था ना, BCEC जैसे बिहार अलग लेता, यूपी अलग लेता, उस हिसाब से जोड़ते। तो 30-40 बार क्वेश्चन जहाँ लिखा रहता है, इतना लिखल रहता है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो हम उसको छोड़ के लिए 30-40 बार, चल ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वांटिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन चेक कर लेता है कि आप इसको जानते हो, उसको जानते हो, उसको जानते हो कि नहीं, इसलिए आता है, और कोई बात नहीं। हाँ, आंसर इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम होता है बाबू MV/r। मास तो मास हो गया, वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, L इंटू T-1, और रेडियस लेंथ ML² T-1। अभी तो यही आया था, मैच कर गया। मोमेंटम MV होता है, तो मास का मास LT-1। टर्क और वर्क दोनों एक ही क्वांटिटी है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक तो वेक्टर प्रोडक्ट, शायद ऐसा ही है, लोग तो बेटर जानता होगा। ML² T-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या सिमिलर हो गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ठीक है। प्लैंक क्वांटम का डायमेंशन सेम है एंगुलर मोमेंटम का। आज के आज जाके 50 को फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सॉल्व कर देना, कोई देगा नहीं, अपने मन से निकाल के। फलानमा का डायमेंशन क्या होता है, फलानमा का क्या होता है, फलानमा का क्या होता है, जितना फिजिकल क्वांटिटी पता है, मतलब क्वांटिटी पता है सबका, एक्सलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना।
जितना दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी सब का। देखिए फिर डायमेंशन क्या है, मतलब फार्मूला बता दीजिए, निकाल लेते हैं। यदि फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप नहीं जान पा रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए समय है, जानेंगे अभी। लेकिन निकालने नहीं आएगा ये तो पाप है ना। निकाल सकते हैं आप, फार्मूला बताइए, निकाल देंगे, है ना। रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल का, करंट का, सब का डायमेंशन निकालते हैं। अब देखो, अब थोड़ा फार्मूला के साथ प्ले करते हैं। हम कहेंगे खेलते हैं और तुमको लगेगा भारी। ई बराबर, बोलो क्या, अब बोलो बोलो, जिंदा होने का सबूत दो। ई बराबर एच न्यू, ठीक है। न्यू बराबर कल क्या पढ़े थे, सी तो लिख दिए, अब फिर एक एक खेल वो खेलते रहेंगे। सी बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। पुट द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन 1। ये वाला आया था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, सी बराबर न्यू लैम्डा, सी बराबर, तो न्यू बराबर, अब एनर्जी बराबर क्या लिख दें, एच इंटू सी बाई लैम्डा। अब याद रखेंगे एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा। अब जहां पर देखो वेयर H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो H मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये दोनों गुना करके रखना, 19.878 इंटू 10⁻⁻26 आएगा। बहुत बार लगेगा क्वेश्चंस में, इसीलिए गुने याद कर दी, है ना। जल्दी करने के लिए अपना, जरूरत पड़ा तो गुना कर देंगे और क्या, ठीक है। अब बताओ, एनर्जी बराबर जब लिखा हुआ है एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी तो कांस्टेंट हो गया ऊपर वाला, तो एनर्जी बराबर हम लिखते हैं कांस्टेंट गुना 1/लैम्डा। अब जरा देखो हम क्या लिखना चाहते हैं, एनर्जी गुना लैम्डा बराबर क्या, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू है इतनी, है या नहीं है। तो जब कभी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्डा के साथ गुना होगा तो वो तो कांस्टेंट आएगा, वो इतना ही आएगा। इसका मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, लेकिन दोनों का गुना सेम आएगा। अरे 10 गुना 5 बराबर 50, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब ये 10 को बढ़ा के यदि हम 50 करेंगे तो 5 घट के 1 नहीं हो जाएगा, ताकि गुना सेम आ जाए। यही तो होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मैटर। क्या, यदि 10 को हम 20 करेंगे तो 5 अढ़ाई नहीं हो जाएगा, ताकि गुना क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ऐसे इक्वेशन में फिर से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हाँ अरे बोलो ना जी, E1 λ1 बराबर E2 λ2, तो E1 बाई E2 बराबर λ2 बाई λ1। और लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लिख सकते हैं क्या। ये कोई टॉपिक नहीं है, बस फार्मूला के साथ खेल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ,
energy of electromagnetic wave is inversely proportional to the क्या, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तुम यही सवाल हमको दिखा रहा था। अब देखो उसको सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा, है ना। सवाल से थ्योरी थोड़े पढ़ते हैं, इतना ना पढ़ लेंगे कि हर सवाल का जवाब मेरे पास होगा। मजबूती चाहिए कॉन्सेप्ट में, है ना। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन के थ्रू लोग सोचने समझते हैं। हम कहते हैं कि भैया इतना ना पढ़ लिए कि हर सवाल आपको बने। अब लगे तो रहिए, एक सवाल बनाएंगे उससे समझेंगे बात, फिर दूसरा आएगा तो फिर नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसको समझो, फिर तीसरा को समझो। अरे तो सब बात पढ़ लो ना, फिर बनाओ, सब बन जाए। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। अभी ना बन रहेगा, बना दिया क्वेश्चन में जो दिखा रहा था हमको जी। तो एक मोल का निकालना है। ठीक है, एक एटम में इतना एनर्जी जूल लगेगा, एटम मोल में कन्वर्ट करना है तो 6.022 इंटू 10⁻³ से गुना कर। हो गया बाबू। एक और कंसेप्ट देना है, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ही कंसेप्ट।
क्या और कुछ और लिखेगा क्या? अब देखो, इफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव combine with each other, combine with each other, हालांकि ये लैंग्वेज नहीं है। देखो कैसे, अरे भाई सुनेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से जा रहा है, मानो कोई एक सबस्टांस है उस पर पड़ा है ना, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है ऐसे, और ये भी जाके कोई सबस्टांस पे पड़ा, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल पे पड़ा, तो दोनों वेव की एनर्जी तो इसी मॉलिक्यूल को गई। अब यहां पर ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करने लगा, एक्चुअली हम इसको इंटरफेरेंस वगैरह कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है, लेकिन उतना भारी नाम ही क्यों लेना, जहां पढ़ोगे उस टॉपिक में वो वाली बात पढ़ना है। यहाँ पे हमको ये जानना है कि यदि दो वेव इस तरह से कंबाइन करता है तो ये कंबाइंड वेव की एनर्जी क्या होगी, है ना? इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी E बराबर E1 प्लस E2, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर न्यू1 प्लस, इसकी वेवलेंथ λ1, इसकी वेवलेंथ λ2, तो इसकी वेवलेंथ, बोल दिया ना, यही नहीं होता है, इसी के लिए पढ़ाना था, इसी के लिए नहीं होता है, इसीलिए पढ़ाना था। तो E बराबर E1 प्लस E2, एनर्जी एक एडिटिव क्वांटिटी है, एडिटिव क्वांटिटी है, आप जोड़ सकते हैं, वेवलेंथ एक एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे वेवलेंथ ये सीखना है। तो एनर्जी बराबर फॉर्मूला पढ़े ना अभी, Hc बाई, तो ये हो जाएगा Hc बाई λ1, और ये हो जाएगा Hc बाई λ2, ठीक है, तो Hc बाई लैम्डा बराबर Hc कॉमन 1 बाई λ1 1 बाई λ2, कट जाएगा, तो देखो तो क्या आया, 1 बाई लैम्डा बराबर 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2, आने की इसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, है ना, तो कितना वेवलेंथ होगा, इसकी जो वेवलेंथ होगी तो वेवलेंथ होगा यहां पर, और एक लाइन बढ़ जाओ आगे, 1 बाय λ1 इंटू ऊपर में λ2 प्लस, तो लैम्डा बराबर λ1 इंटू λ2 बाई λ2 प्लस λ1, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा λ1 इंटू λ2 बाई λ2 प्लस λ1, ठीक है, and energy and frequency is additive quantity but wavelength is not, wavelength is not a additive quantity, wavelength जोड़ना है तो इस तरह से ही जोड़ना होगा आपको, यहां लिख दीजिए, wavelength of electromagnetic wave is not an additive quantity, wavelength of electromagnetic wave is not an additive quantity। ऐसी फोटो आप लोग कॉपी में बनाइए पूरा,
कॉपी का खर्च करना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कॉपी के खर्च के लिए ही बाकी का खर्चा हो रहा है। नहीं, इतना जो हम लोग पूरा का पूरा खर्चा कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ कॉपी खर्च करने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास सब खर्चा कर रहे हैं, कॉपी का खर्चा नहीं कर रहे हैं। बढ़िया चलने वाला पेन, बढ़िया कॉपी, बच्चा को इस सब पर ध्यान रखना चाहिए। एगो पेन आता था पहले स्पीडोमीटर, किलोमीटर में, राइटोमीटर। वो ऐसा लिखता कि वो दिख भी नहीं करता है, तो चलेगा ही बहुत दिन तक जब दिखना ही नहीं है। हाँ आता था। सही है बोल रहे हैं ना। वो राइटोमीटर जो है ना, उसमें क्या था, पेन उतना ही वो था लेकिन वो दिखता ही नहीं था। बचपन से कॉपी दिखाता था, वो देखना पड़ता बड़ा गौर से। ये तो वो पेन डंडा जैसा वो कुछ, वो भी ठीक है कह रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। लिख दिए। क्या सीखे कि दो वेव को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसकी एनर्जी जुड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है, लेकिन वेवलेंथ नहीं जुड़ता। वेवलेंथ एक एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। वेवलेंथ के जोड़ने का तरीका इस तरह से है, जैसे एनर्जी जोड़ते हैं वैसे वेवलेंथ फार्मूला लिख के जोड़ना पड़ता है। क्या ठीक है? लिख दिए। रटना नहीं होता है, सबको डिराइव करना होता है बढ़िया से समझ के। अपने से घर पे एक बार लिखना होता है, बस एक बार घर पे क्या पढ़े हम वो लिखना होता है। आप लोग को कहते हैं लिखना होता है, मतलब उतारना नहीं होता है। क्या हो गया है? हाँ, फिर लेकिन उतारना भी चाहिए, वो लिखना चाहिए अपने से। मेन मेन पॉइंट, एक शॉर्ट नोट्स
है ना। और वो भी सही बता रहा है, मतलब एक बार वीडियो देख लेंगे तो फिर से हो जाएगा। ये बनता ही बनाते ही उसी काम के लिए है एक्चुअली में, आप ही लोग के लिए। वो हमको ऑनलाइन वो जो है ना, वो ऑनलाइन मास्टरी नहीं करना है, मतलब कि हमको आप ही लोग को देखना है। एक बार ऐसे पढ़ लिए, जब मन किया तब फिर आप समझने के लिए देख लिए कि सर वहां पर क्या बोले थे। होता है ना कि लाइफ टाइम में ये क्लास हुआ ही है, आप फिजिकल बोर्ड पे दूसरा दिन तो हो नहीं सकता ना, वो तो मिट गया सब बात। और ये रिकॉर्ड पे रहता है, तो उस समय क्या बोले थे ये समझाने के लिए वो क्या बोले थे, है ना। तो थोड़ा आपके सपोर्ट के लिए ही है। बड़े बड़े तो यहाँ से एग्जिट करते हैं, हम एनसीईआरटी का किताब खोलेंगे, है ना। पहले वहां से देखते हैं, फिर जा करके आपका डीपीपी देखिएगा। वो तो आप लोग बनाइएगा, वो आपके बनाने के लिए देते हैं, है ना। हम दो चार ठो क्वेश्चन अभी बेसिक वाला बता देते हैं। अरे उधर तो टाइम हो गया है। बस तुम लोग ऐसे करते हो ना, एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, मन कर गया था। हाँ टाइम ही नहीं बचा। यहाँ तक पहुंच गए, मतलब कि नेक्स्ट क्लास। एक मिनट तो छोटका यही खोल लेते हैं, वो जो क्वेश्चन में है वो। खुलबो नहीं करेगा, तुम लोग इतना नहीं नहीं कर दिया। ना फिर क्या टॉपिक है उसका ये। अरे टॉपिक ऊपर में क्या लिखा है ये। तुम लोग भी बहुत तंग करता है। ना मिलेगा, इतना बकाता है कोई। इतना बकाता है कोई। तो बनाइएगा आप लोग खुद ही से। हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाना है, अब इसमें दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। पार्टी देना चाहिए था। ठीक है।